नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी एक तवाइफ का खत। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का खत न मिला होगा। यह भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं, और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद है कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिद्दा के दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुजरे। उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और उनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं कराना चाहती। मैं यह भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं घड़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब यह नहीं है कि आपको तवाइफियत के इसरार और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहिब ने तो बम्बई को बहुत देखा हो, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा? जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड, ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़े है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहाँ बम्बई में शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफ़ीद हो सके। गोर फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं, इसके मकान भी खूबसूरत नहीं। उसके बेंचों बीस राम की गड़गड़ाहट शबो रोज़ जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शोधे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक उसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती हैं। लंगड़े, लूले, ओबाश, मदकूक, तमाशबीन, आशिक व सुजा के मारे हुए काने, लंगड़े, कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाज़ार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सिले हुए फुटपाथ, मैल के ढेरों पर भिन भिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोयलों के अफसरदा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाला कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हज़ाम और इस्लामी हज़ाम और लंगोटे कसकर गालियाँ बकने वाले पहलवान। हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कूड़ा करकट
आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालबार हिल पर कायम रहते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहिब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे यानी जिन्ना साहिब जिस कदर अकीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हो तो सिर्फ वो आप हैं। उसने आपको तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखा है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है। छोटी सी लड़की ही तो है वो। फारस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं। तो ये है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहाँ चीनी हज्जाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूँगी, वहाँ पर भी मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद, सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती। मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फ़र्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो रात, लोग दिन में भी ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं, जहान भर की गालियाँ बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुरा जनी होती है और एक दो खून दूसरे तीसरे रोज होते रहते हैं। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि पवई जाके रहूं या वर्ली के समुद्र के किनारे एक कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ, और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर में हूँ, इसी फारस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूँ। और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फिज़ा मुतफ़िन है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिश ज़्यादा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरह काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6000 रुपये तक मिलती है। इस जगह पर मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है। यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है, और इसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है, और इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं करवाई, ना वो करवाएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अगर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती है। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी
आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा ये खत भी ना पहुँचेगा, फिर भी मजबूर हूँ ये खत लिख के रहूँगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कियास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। ये मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपये के एवज खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था। शराफत और सादगी खुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं के तहे तय करना शुरू किया, उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपनी स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक ज़मे गफीर देखा। ये लोग मुसल्ले थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वैसी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिसे एक माँ, कोई भी माँ, हिंदू माँ या मुसलमान माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इंसानों की ज़िंदगी में कायनात की वुसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये शाही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत ना थी, वो दुश्मनी भी ना थी, वो इंतकाल भी ना था। वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुज़दिली और शीदनत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा न थी। जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी, अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी हो जाती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायदे आज़म साहिब, शायद अगर आपने उसे देखा होता तो अंदाज़ा कर सकते, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मीरास है,
जो उसे मिटाता है, उसे दुनिया की किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान, जो सदियों से खेमकरन में आकर बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म व आस्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाज़ा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराणा रंजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान ना की थी। दुनियावी मजबूरियां इस कदर शहीद थी और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वा करने की हिम्मत ना होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल है और फनकार होकर यह भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में कड़मड़ होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मार दाढ़ी, घुन, मूंछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहिब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। 11 बरस की ही तो है वो। अनपढ़ बतूल, वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपये में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरख्शा, मरजाना, सोनम बेगम, एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, भौवों और माँओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है?
अशोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा के सनमजादों के गुन गा सकता है, बतूल के बेबस भिजे हुए होठों, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान, उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुअफ्फिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रोह में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे ना कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपने अब तक किसी से ना की हो, ना सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, जो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक वेश्या के यहाँ रहती हैं, जो चीनी हज़ाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती हैं। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहिब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा के दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नोहा सुनिए। ये नोहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ें सुनेंगे आप? आपकी मुखलिस, फारस रोड की एक तवाइफ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।